नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ चौबे, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में आप सभी को एल्गोरिथम समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्याख्यान शीर्षक एमोटाइज्ड एनालिसिस के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। इस व्याख्यान में शामिल किए जाने वाले विषय एमोटाइज्ड एनालिसिस की परिभाषा, एमोटाइज्ड एनालिसिस एल्गोरिथम विश्लेषण, चरण दर चरण विश्लेषण, सबसे खराब स्थिति वर्स्ट केस बनाम एमोटाइज्ड विश्लेषण, एमोटाइज्ड विश्लेषण विस्तृत में लागत का विश्लेषण, कुल लागत की गणना, एमोटाइज्ड एनालिसिस के लाभ, एमोटाइज्ड एनालिसिस के नुकसान, सारांश, निष्कर्ष। परिभाषा, एमोटाइज्ड एनालिसिस की परिभाषा। एमोटाइज्ड एनालिसिस कंप्यूटर विज्ञान में एक तकनीक है जिसका उपयोग हम उन एल्गोरिथम के औसत केस समय जटिलता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है जिनमें कई ऑपरेशन का अनुक्रम होता है और इनमें से कुछ ऑपरेशन अधिक महंगे हो सकते हैं। इस विश्लेषण का उद्देश्य इन महंगे ऑपरेशनों की लागत को कई ऑपरेशनों में फैलाना होता है ताकि प्रत्येक ऑपरेशन की औसत लागत स्थिर या कम हो जाए। उदाहरण के लिए एक डायनामिक एरे डेटा स्ट्रक्चर को देखें जो तत्वों को जोड़ने या हटाने पर डायनामिक रूप से बढ़ या घट सकता है। एरे को बढ़ाने की लागत एरे के आकार के समानुपाती होती है जो कि महंगी हो सकती है। हालांकि यदि हम एरे को बढ़ाने की लागत को कई इंसर्ट ऑपरेशन में विभाजित कर दें तो प्रत्येक इंसर्ट ऑपरेशन की औसत लागत स्थिर या कम हो जाती है। एमोटाइज्ड एनालिसिस एल्गोरिथम विश्लेषण। एमोटाइज्ड एनालिसिस एल्गोरिथम का विश्लेषण करने का एक उपयोगी तरीका प्रदान करता है जिसमें कुछ ऑपरेशन महंगे होते हैं क्योंकि यह प्रत्येक ऑपरेशन की औसत जटिलता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर एक निश्चित ऊपरी सीमा प्रदान करता है, ना कि केवल सबसे खराब स्थिति में होने वाली जटिलता। इसके अलावा एमोटाइज्ड एनालिसिस का उपयोग प्रायोरिटी क्यूज, डिसजॉइंट सेट्स और अन्य डेटा स्ट्रक्चर के डिज़ाइन में भी किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इस बात की गारंटी देना है कि किसी ऑपरेशन की औसत केस समय जटिलता स्थिर रहेगी, भले ही कुछ ऑपरेशन महंगे ही क्यों ना हो। एक सरल उदाहरण के रूप में हैश टेबल इंसर्शन को लें। हम टेबल का आकार कैसे तय करते हैं? यहाँ स्थान, स्पेस और समय अर्थात टाइम के बीच का संतुलन होता है। हम हैश टेबल का आकार बड़ा करते हैं तो सर्च टाइम कम हो जाता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक स्थान अधिक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। इनिशियली हमारे पास मान लीजिए हैश टेबल एम्प्टी है और साइज 0 है। जब हम किसी एक अंक का, एक नंबर का इंसर्शन करते हैं तो उस समय ओवरफ्लो हो जाता है, तो हम उसको 1 से बढ़ाते हैं और फिर हम उसको इंसर्ट कर देते हैं। फिर जैसे ही हम दूसरा नंबर इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये फिर से ओवरफ्लो हो जाता है, तो हम इसको डबल करके 2 कर देते हैं। इस तरीके से हम डबल 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 करते जाते हैं। जैसे हम तीसरा नंबर इंसर्ट करने जाते हैं तो हम पहले 2 नंबर का डबल करते हैं तो वो 4 हो जाता है साइज उसका, और फिर हम 3 को इंसर्ट कर देते हैं, फिर 4th को इंसर्ट करते हैं, फिर 4th पोजीशन पे जब इंसर्ट करते हैं तो यह फुल हो जाता है अर्थात यह ओवरफ्लो हो जाता है। फिर हम इसको डबल कर देते हैं, फिर जब हम इसको डबल करते हैं तो ये टोटल मिला के कुल मिला के 8 स्थान हो जाता है। अब हम इसको 5वें स्थान पे फिर से एक नंबर को हम इंसर्ट करते हैं, फिर हम 6वें पे स्थान पे करते हैं, फिर इसी तरीके से हम 7वें स्थान पे भी करते हैं, तो हमें ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं मिलती है। जैसे ही हम 8वें स्थान पे इंसर्ट करते हैं, अर्थात जब हम 8वें स्थान पे इंसर्ट करके जब हम 9वें स्थान पे इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो पहले जो साइज था 8, वो 8 से अब बढ़ाकर हमें करना पड़ेगा 16। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि एक डायनामिक एरे या टेबल में n इंसर्शन का समय जटिलता big O ऑफ n क्यों होती है, big O ऑफ n स्क्वायर क्यों नहीं होती। डायनामिक एरे में इंसर्शन की प्रक्रिया। पहला, प्रारंभिक स्थिति। एक एरे के आकार को 1 से शुरू करें। जब कोई नया तत्व डाला जाता है तो एरे भरने तक बढ़ता रहता है। दूसरा, रीसाइजिंग, आकार बढ़ाने का तंत्र। जब एरे भर जाता है, अगर एरे भर जाता है तो इसका आकार दुगुना कर दिया जाता है। उदाहरण, आकार 1 से 2 किया जाता है, आकार 2 से 4 किया जाता है, आकार 4 से 8 किया जाता है, और इसी तरह इंसर्शन रीसाइजिंग के बाद नए तत्व एरे में डाल दिए जाते हैं।
चरण दर चरण विश्लेषण। चरण दर चरण विश्लेषण में रीसाइजिंग के बिना इंसर्शन, पहले हम देखेंगे रीसाइजिंग के बिना इंसर्शन। अगर एरे में जगह उपलब्ध है तो नए तत्व डालने में बिग O ऑफ 1 समय लगता है। रीसाइजिंग के साथ इंसर्शन, जब रीसाइजिंग की आवश्यकता होती है तो मेमोरी एलोकेशन, एरे का आकार दुगना किया जाता है। तत्वों को कॉपी करना, सभी तत्वों को पुराने एरे से नए एरे में कॉपी किया जाता है। इंसर्शन, नए तत्व डाला जाता है। उदाहरण के लिए यदि एरे में k तत्व हैं और यह भर गया है तो नया आकार 2k के लिए एरे बनाया जाता है। k तत्वों को पुराने एरे से नए एरे में कॉपी करने में बिग O ऑफ k समय लगता है। नए तत्व डालने में बिग O ऑफ 1 समय लगता है। जब रीसाइजिंग होती है तो इंसर्शन की लागत बिग O ऑफ k होती है। यहाँ k एरे में पहले से मौजूद तत्वों की संख्या है। सबसे खराब स्थिति, वर्स्ट केस बनाम एमोर्टाइज्ड विश्लेषण। सबसे खराब स्थिति बनाम एमोर्टाइज्ड विश्लेषण। सबसे खराब स्थिति, अगर आप प्रत्येक इंसर्शन का विश्लेषण अलग से करें, रीसाइजिंग के साथ एक इंसर्शन का सबसे खराब समय बिग O ऑफ n हो सकता है। अगर हम मान लें कि हर इंसर्शन में रीसाइजिंग होती है तो कुल समय n इंटू बिग O ऑफ n इक्वल्स टू बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यह विश्लेषण अत्यधिक निराशावादी है क्योंकि यह इस तथ्य को नहीं मानता कि रीसाइजिंग हर इंसर्शन में नहीं होती। एमोर्टाइज्ड एनालिसिस विस्तार में, सही समय जटिलता खोजने के लिए हम एमोर्टाइज्ड लागत को देखते हैं तो सभी ऑपरेशनों की लागत को सभी इंसर्शनों में फैला देती है। मुख्य बिंदु, जैसे जैसे एरे का आकार बढ़ता है रीसाइजिंग की आवश्यकता कम हो जाती है। विशेष रूप से रीसाइजिंग की संख्या, एरे का आकार हर बार दुगना होता है, इसलिए रीसाइजिंग की संख्या log n के समानुपाती होती है। रीसाइजिंग की लागत, प्रत्येक रीसाइजिंग ऑपरेशन में सभी तत्वों को कॉपी करना पड़ता है, लेकिन यह लागत कई इंसर्शन में फैली होती है। लागत का विश्लेषण, चलिए ऑपरेशन को ट्रैक करते हैं। पहला इंसर्शन, आकार 1 के एरे में इंसर्शन करें, रीसाइजिंग की आवश्यकता नहीं, लागत बिग O ऑफ 1। दूसरा इंसर्शन, एरे भर गया है, आकार 1 अर्थात आकार 2 करने के लिए रीसाइजिंग करें, एक तत्व कॉपी करें, फिर इंसर्शन करें, लागत बिग O ऑफ 1 प्लस बिग O ऑफ 1 इक्वल्स टू बिग O ऑफ 2। तीसरा इंसर्शन, एरे का आकार 2 है, सामान्य इंसर्शन करें, लागत बिग O ऑफ 1। इसके बाद एरे फिर से भर जाएगा, अगला इंसर्शन रीसाइक्लिंग को ट्रिगर करेगा। चौथा इंसर्शन, आकार 2 से 4 करने के लिए एरे को रीसाइज करें, तत्व कॉपी करें, फिर इंसर्शन करें, लागत बिग O ऑफ 2 प्लस बिग O ऑफ 1 इक्वल्स टू बिग O ऑफ 3। आगे के इंसर्शन, इस प्रक्रिया को जारी रखें, रीसाइजिंग की लागत हर बार दुगनी होती है। कुल लागत की गणना, चलिए n इंसर्शन के लिए कुल लागत t ऑफ n का अनुमान लगाते हैं। पहली रीसाइजिंग, एक कॉपी, लागत बिग O ऑफ 1। दूसरी रीसाइजिंग 2 कॉपी, लागत बिग O ऑफ 2। तीसरी रीसाइजिंग 4 कॉपी, लागत बिग O ऑफ 4। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अंतिम रीसाइजिंग अर्थात n इंसर्शन के लिए n/2 कॉपी, लागत बिग O ऑफ n/2। यह एक ज्यामितीय श्रेणी ज्योमेट्रिक सीरीज बनाता है। t ऑफ n इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n/2 इक्वल्स टू n। इस श्रेणी का योग होता है t ऑफ n इक्वल्स टू 2n-1। तो सभी n इंसर्शनों के लिए कुल लागत बिग O ऑफ 2n-1 अर्थात इक्वल्स टू बिग O ऑफ n है। प्रति इंसर्शन की अमोर्टाइज्ड एनालिसिस, प्रति इंसर्शन की अमोर्टाइज्ड लागत, यदि अंततः प्रति इंसर्शन की अमोर्टाइज्ड लागत होती है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इक्वल्स टू t ऑफ n डिवाइड बाई n इक्वल्स टू बिग O ऑफ 2n-1 डिवाइड बाई n इक्वल्स टू बिग O ऑफ 1। निष्कर्ष, अमोर्टाइज्ड समय जटिलता प्रति इंसर्शन औसत बिग O ऑफ 1 होती है। कुल समय जटिलता n इंसर्शनों के लिए बिग O ऑफ n होती है। मुख्य बिंदु यह है कि
साइजिंग के साथ आने वाली महंगी इंसर्शनें बहुत कम होती है, क्योंकि एरे का आकार बड़ा होता है। जब इन महंगी ऑपरेशनों को कई सस्ते इंसर्शनों में फैलाया जाता है तो औसत एमोर्टाइज्ड लागत प्रति इंसर्शन स्थिर रहती है, अर्थात बीगो ऑफ 1। इस प्रकार n इंसर्शनों के लिए कुल समय जटिलता बीगो ऑफ n होती है, ना कि बीगो ऑफ n स्क्वायर। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट की गणना, सपोज मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमारे पास आइटम दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक का आइटम दिया है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेबल का साइज हमें किस प्रकार बढ़ाना होगा वो हम देखते हैं, रीसाइज कैसे करना होगा। पहले के लिए 1 तो था तो उसका कॉस्ट होगा 1, दूसरे आइटम के लिए 2 अर्थात उसका कॉस्ट होगा 2, तीसरे के लिए जब हम इंसर्शन प्रक्रिया करेंगे तो हमें उसको रीसाइज करना पड़ेगा, अर्थात वो 4 हो जाएगा, तो कॉस्ट यहाँ पे 3 हो जाएगी। फोर्थ आइटम के लिए 4 और कॉस्ट होगा 1, फिफ्थ आइटम के लिए टेबल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, रीसाइज करना पड़ेगा, अर्थात वो 8 हो जाएगा और उसकी कॉस्ट लगेगी 5। इसी तरीके से 6 के लिए 8 और कॉस्ट 1, 7 के लिए 8 कॉस्ट 1, 8 के लिए 8 कॉस्ट 1, 9 के लिए 16, अर्थात यहाँ पर 8 खत्म हो जाने के बाद हमें इसे फिर से रीसाइजिंग करना पड़ेगा। 8 का डबल होता है 16, तो हमें उसका 2 गुना करना पड़ेगा, तो अर्थात वो उसकी साइज़ हो जाएगी, टेबल की साइज़ 16। अब हम इसमें 9th आइटम इंसर्ट करेंगे तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 9, 10 फिर 16, कॉस्ट हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम एमोर्टाइज्ड कॉस्ट निकालेंगे तो हम इन सब का सम करेंगे और डिवाइड बाय हम कुल आइटम से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनली एमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो मिलेगा वो बीगो ऑफ 1 हासिल होगा। एमोर्टाइज्ड विश्लेषण के महत्वपूर्ण पहलू, एमोर्टाइज्ड विश्लेषण के महत्वपूर्ण पहलुओं का विस्तृत वर्णन। एमोर्टाइज्ड विश्लेषण एल्गोरिथम के समय जटिलता का औसत केस विश्लेषण करने का एक प्रभावी तरीका है, खासकर उन मामलों में जहां कुछ ऑपरेशन बहुत महंगे हो सकते हैं जबकि अन्य ऑपरेशन अपेक्षाकृत कम समय लेते हैं। आइए हम इसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर गहराई से नजर डालें। एमोर्टाइज्ड लागत का उदाहरण, एमोर्टाइज्ड लागत को समझने के लिए एक सरल उदाहरण, वेतनभोगी व्यक्ति की मासिक खर्च योजना। एक वेतनभोगी व्यक्ति की मासिक खर्च आमतौर पर उसके वेतन के बराबर या उससे कम होती है। यह व्यक्ति सामान्य दिनों में अपने मासिक खर्च को नियंत्रित करता है, लेकिन किसी विशेष महीने में वह एक बड़ा खर्च कर सकता है, जैसे कि एक कार खरीदना। उस महीने का खर्च उसके वेतन से अधिक हो सकता है। अन्य महीने में वह व्यक्ति इस महंगे खर्च के लिए बचत करता है। परिणाम स्वरूप जब वह लंबे समय तक के खर्चे को देखता है तो औसत मासिक खर्च वेतन के बराबर या उससे कम होता है। ठीक इसी प्रकार एमोर्टाइज्ड विश्लेषण में किसी विशेष ऑपरेशन की उच्च लागत को अन्य सस्ते ऑपरेशन में विभाजित किया जाता है ताकि औसत लागत स्थिर या कम हो जाए। एमोर्टाइज्ड विश्लेषण की विधियां, एमोर्टाइज्ड विश्लेषण करने की 3 प्रमुख तरीके होते हैं, एग्रीगेट मेथड, अकाउंटिंग मेथड और पोटेंशियल मेथड। आइए इन तीनों पर विस्तार से चर्चा करें। एग्रीगेट मेथड, परिभाषा। एग्रीगेट मेथड एमोर्टाइज्ड विश्लेषण का सबसे सरल तरीका है। इसमें ऑपरेशन की कुल लागत का आकलन किया जाता है और फिर इसे सभी ऑपरेशनों की संख्या से विभाजित करके प्रति ऑपरेशन की औसत लागत निकाली जाती है। उदाहरण, डायनामिक एरे का उदाहरण ले। इसमें n इंसर्शन के लिए कुल समय जटिलता बीगो ऑफ n होती है। यहाँ प्रति इंसर्शन की औसत लागत बीगो ऑफ 1 होती है। लाभ, यह विधि सरल और सीधे सीधे परिणाम प्रदान करती है। जब सभी ऑपरेशनों की लागत समान रूप से वितरित होती है तब यह विधि प्रभावी होती है। अकाउंटिंग मेथड, परिभाषा। अकाउंटिंग मेथड में प्रत्येक ऑपरेशन के लिए एक निश्चित लागत चार्ज निर्धारित की जाती है जिसे क्रेडिट कहा जाता है। महंगे ऑपरेशनों की लागत को इस क्रेडिट से कवर किया जाता है जिससे कि कुल खर्च नियंत्रण में रहे। क्रेडिट का उपयोग महंगे ऑपरेशनों के लिए
अधिक क्रेडिट लिया जाता है ताकि भविष्य में होने वाले सस्ते ऑपरेशनों के लिए क्रेडिट बचाया जा सके। इस तरह सभी ऑपरेशनों की औसत लागत स्थिर या बिगो ऑफ 1 रहती है। उदाहरण, डायनेमिक एरे में प्रत्येक इंसर्शन पर एक अतिरिक्त क्रेडिट लिया जा सकता है जिसे भविष्य में एरे का आकार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह अमोर्टाइज्ड लागत स्थिर हो जाती है। लाभ, यह विधि अधिक नियंत्रण और लचीलापन प्रदान करती है, विशेष रूप से तब जब ऑपरेशनों की लागत असमान हो। पोटेंशियल मेथड परिभाषा। पोटेंशियल मेथड में सिस्टम की वर्तमान स्थिति को पोटेंशियल ऊर्जा से मापी जाती है। प्रत्येक ऑपरेशन के बाद पोटेंशियल में बदलाव होता है और इसे वास्तविक लागत के साथ जोड़कर ऑपरेशन की अमोर्टाइज्ड लागत का आंकलन किया जाता है। कैसे काम करता है यह? ऑपरेशन के बाद सिस्टम की स्थिति का पोटेंशियल बढ़ या घट जाता है। यदि पोटेंशियल बढ़ता है तो इसका मतलब है कि भविष्य के ऑपरेशनों की लागत कम होगी। यदि पोटेंशियल घटता है तो वर्तमान ऑपरेशन की लागत को कम समझा जाता है। उदाहरण, यदि किसी ऑपरेशन के बाद एरे की स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसकी पोटेंशियल ऊर्जा में वृद्धि या कमी हो सकती है। इस बदलाव का उपयोग ऑपरेशन की औसत लागत का आकलन करने के लिए किया जाता है। लाभ, यह विधि जटिल एल्गोरिथम के विश्लेषण के लिए अधिक सूक्ष्म और विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह उस समय उपयोगी होती है जब ऑपरेशनों की लागत में असमानता हो और पोटेंशियल ऊर्जा में बड़े बदलाव हों। अमोर्टाइज्ड विश्लेषण बनाम प्रोबेबिलिटी विश्लेषण। अमोर्टाइज्ड विश्लेषण और संभाव्यता पर आधारित विश्लेषण में अंतर। अमोर्टाइज्ड विश्लेषण, इसमें संभावना शामिल नहीं होती। यह एल्गोरिथम की औसत केस समय जटिलता का आंकलन करता है, लेकिन यह संभावना पर निर्भर नहीं होता है कि कब कौन सा ऑपरेशन महंगा होगा। रैंडमाइज्ड एनालिसिस, संभाव्य विश्लेषण अर्थात प्रोबेबिलिटी। संभाव्य आधारित विश्लेषण में एल्गोरिथम को तेजी से चलाने के लिए रैंडमाइजेशन का उपयोग किया जाता है। इसमें संभावना के आधार पर ऑपरेशन की औसत लागत को आंका जाता है। उदाहरण, रैंडमाइज्ड क्विक शॉर्ट, क्विक सेलेक्ट और हैशिंग जैसे एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में रैंडमाइजेशन के कारण औसत केस रनिंग टाइम सबसे खराब स्थिति से बेहतर हो सकता है। अमोर्टाइज्ड विश्लेषण बनाम प्रोबेबिलिटी विश्लेषण में प्रमुख अंतर। अमोर्टाइज्ड विश्लेषण एल्गोरिथम के कई ऑपरेशनों के विश्लेषण पर केंद्रित होता है और इसकी समय जटिलता को स्थिर रखने का प्रयास करता है। दूसरी ओर संभावित आधारित विश्लेषण रैंडमाइजेशन का उपयोग करके एल्गोरिथम के औसत के समय को बेहतर बनाता है। टाइप्स इन डिटेल। अब हम अमोर्टाइज्ड एनालिसिस के तरीकों को डिटेल में समझेंगे। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस एक तकनीक है जिसका उपयोग कंप्यूटर विज्ञान में उन एल्गोरिथम का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है जिनमें कुछ ऑपरेशंस अधिक महंगे होते हैं जबकि अन्य अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इसका उद्देश्य ऑपरेशंस की पूरी श्रृंखला के लिए औसत समय जटिलता का अनुमान लगाना होता है जिससे एल्गोरिथम की कुल दक्षता का बेहतर विश्लेषण किया जा सके। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। प्रथम एग्रीगेट मेथड, दूसरा अकाउंटिंग मेथड, तीसरा पोटेंशियल मेथड। हम पहले एग्रीगेट मेथड को जानेंगे। परिचय। एग्रीगेट मेथड अमोर्टाइज्ड एनालिसिस की सबसे सरल और सीधी विधि है। इस विधि में हम ऑपरेशंस के एक पूरे अनुक्रम की कुल लागत की गणना करते हैं और फिर इसे ऑपरेशंस की कुल संख्या में विभाजित करके प्रत्येक ऑपरेशन की औसत या अमोर्टाइज्ड लागत का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार हम यह पता लगाते हैं कि औसतन प्रत्येक ऑपरेशन कितना समय लेता है। विधि एग्रीगेट मेथड के तहत निम्न चरणों का पालन किया जाता है। कुल लागत का निर्धारण अर्थात टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन। पहले हम सभी ऑपरेशंस के अनुक्रम की कुल लागत की गणना करते हैं। द्वितीय, औसत या अमोर्टाइज्ड लागत। इसके बाद इस कुल लागत को ऑपरेशन की संख्या में विभाजित किया जाता है जिससे हमें प्रत्येक ऑपरेशन की औसत लागत मिलती है।
उदाहरण डायनेमिक एरे में इंसर्शन। डायनेमिक एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो तब अपने आकार को डबल कर लेता है जब यह भर जाता है। आइए देखें कि इसे कैसे एग्रीगेट मेथड के माध्यम से इसकी एमोटाइज्ड लागत का विश्लेषण किया जाता है। स्थिति मान लीजिए हमारे पास एक डायनेमिक एरे है जो शुरुआत में खाली है और इसकी क्षमता 1 है। जैसे जैसे हम इसमें नए तत्व इंसर्ट करते हैं, एरे अपने आप आकार में डबल होता जाता है। जब यह भर जाता है, उदाहरण के लिए पहले इंसर्शन पर एरे की क्षमता 1 होती है, जब दूसरा इंसर्शन होता है एरे की क्षमता 2 हो जाती है, तीसरे इंसर्शन पर एरे की क्षमता 4 हो जाती है और इस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। विश्लेषण। अब मान लें हमें 9 इंसर्शन करने हैं। आइए देखें इन 9 इंसर्शन के लिए कुल लागत क्या होगी। पहले 8 इंसर्शन, इनमें से प्रत्येक इंसर्शन में बिग O ऑफ 1 समय लगता है क्योंकि कोई रीसाइजिंग नहीं हो रही है। 9वां इंसर्शन, 9वें इंसर्शन पर एरे को डबल करना पड़ेगा जिससे इसमें बिग O ऑफ 8 समय लगेगा क्योंकि पुराने 8 तत्वों को नए बड़े एरे में कॉपी करना पड़ेगा। कुल लागत पहले 8 इंसर्शन के लिए 8 इंटू बिग O ऑफ 1 बिग O ऑफ 8 होता है। 9वें इंसर्शन के लिए पुनः बिग O ऑफ 8 होगा। इस प्रकार सभी 9 इंसर्शन की कुल लागत बिग O ऑफ 8 प्लस बिग O ऑफ 8 इक्वल्स टू बिग O ऑफ 16 है, अर्थात 16 है। एमोटाइज्ड लागत। अब हम कुल लागत को ऑपरेशन की संख्या यानी 9 से विभाजित करते हैं। एमोटाइज लागत बिग O ऑफ 16 डिवाइडेड भागित बाई 9 डिवाइड बाई 9 करने पर हमें मिलता है बिग O ऑफ 1.78। जब हम इसे थीटा 1 के रूप में सामान्यकृत करते हैं तो यह बिग O ऑफ 1 समय जटिलता के रूप में माना जाता है। निष्कर्ष। एग्रीगेट मेथड में डायनेमिक एरे में प्रत्येक इंसर्शन की औसत लागत बिग O ऑफ 1 मानी जाती है, भले ही कुछ इंसर्शन के दौरान एरे को डबल करने के कारण उच्च लागत हो। यह विधि सरल और प्रभावी है जब हम पूरे ऑपरेशंस अनुक्रम की औसत समय की जटिलता का अनुमान लगाना हो। अकाउंटिंग मेथड। परिचय। अकाउंटिंग मेथड एमोटाइज्ड एनालिसिस की एक तकनीक है जो प्रत्येक ऑपरेशन की लागत को ध्यान में रखते हुए एक क्रेडिट सिस्टम का उपयोग करती है। इस विधि में हम प्रत्येक ऑपरेशन को कुछ क्रेडिट सौंपते हैं जो कि उसकी वास्तविक लागत से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यह क्रेडिट तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई ऑपरेशन अपनी वास्तविक लागत से अधिक महंगा हो। इस प्रकार अकाउंटिंग मेथड एक प्रकार का बजटिंग सिस्टम होता है जहां हर ऑपरेशन के लिए बजट निर्धारित किया जाता है। विधि। क्रेडिट असाइनमेंट। प्रत्येक ऑपरेशन के लिए एक असाइनमेंट लागत क्रेडिट निर्धारित की जाती है। अतिरिक्त क्रेडिट स्टोर करना। स्टोर एक्स्ट्रा क्रेडिट। अगर किसी ऑपरेशन की वास्तविक लागत एमोटाइज्ड लागत से कम होती है तो अतिरिक्त क्रेडिट्स को भविष्य के महंगे ऑपरेशन के लिए सेव कर लिया जाता है। क्रेडिट का उपयोग। यूजिंग क्रेडिट। जब किसी ऑपरेशन की वास्तविक लागत एमोटाइज्ड लागत से अधिक होती है तो सेव किए गए क्रेडिट्स का उपयोग करके उस ऑपरेशन की अतिरिक्त लागत को कवर किया जाता है। उदाहरण डायनेमिक एरे में इंसर्शन। डायनेमिक एरे का उदाहरण लेते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे अकाउंटिंग मेथड का उपयोग किया जा सकता है। स्थिति। मान लीजिए हमारे पास एक डायनेमिक एरे है जिसकी शुरुआत में क्षमता 1 है। जैसे ही एरे भर जाता है और इसकी क्षमता डबल हो जाती है तो क्रेडिट असाइनमेंट। इस हर इंसर्शन ऑपरेशन के लिए हम 2 यूनिट क्रेडिट असाइन करते हैं। 1 यूनिट क्रेडिट का उपयोग इंसर्शन के लिए किया जाता है। अतिरिक्त 1 यूनिट क्रेडिट सेव हो जाएगी जो कि भविष्य में एरे की क्षमता को डबल करने के दौरान उपयोग की जाएगी। विश्लेषण। अब मान ले हम n इंसर्शन कर रहे हैं। देखिए हर इंसर्शन पर क्या होता है। पहले इंसर्शन में एरे में जगह होती है इसलिए इसकी वास्तविक लागत है 1 है। यूनिट क्रेडिट सेव हो जाती है। जब एरे की क्षमता डबल करनी हो जैसे 2 से 4 तो n यूनिट क्रेडिट की आवश्यकता होती है ताकि पुराने एरे के सभी n तत्वों को नए एरे में कॉपी किया जा सके। ये क्रेडिट पहले सेव किए गए क्रेडिट से कवर हो जाते हैं। एमोटाइज्ड लागत। प्रत्येक इंसर्शन ऑपरेशन की एमोटाइज्ड लागत 2 यूनिट है जबकि वास्तविक लागत 1 या अधिक हो सकती है।
चूंकि प्रत्येक ऑपरेशन 2 क्रेडिट के साथ शुरू होते हैं और उनमें से एक क्रेडिट भविष्य के लिए सेव हो जाता है, इसलिए एरे की रीसाइजिंग के दौरान यह सेव की गई क्रेडिट काम आती है। निष्कर्ष, अकाउंटिंग मेथड के तहत हम हर इंसर्शन ऑपरेशन को 2 क्रेडिट असाइन करते हैं। इससे एरे की रीसाइजिंग का खर्च पहले ही कवर हो जाता है और प्रत्येक इंसर्शन ऑपरेशन के अमोर्टाइज लागत बिग ऑफ 1 रहती है। इस विधि का लाभ यह है कि यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे कम लागत वाले ऑपरेशंस से सेव की गई क्रेडिट महंगे ऑपरेशंस के दौरान उपयोग में आती है, जिससे समग्र समय जटिलता औसतन कम हो जाती है। पोटेंशियल मेथड। परिचय। पोटेंशियल मेथड अमोर्टाइज एनालिसिस का एक विधि है जिसमें डेटा स्ट्रक्चर की स्थिति के आधार पर पोटेंशियल नामक एक वैल्यू निर्धारित की जाती है। यह पोटेंशियल उस कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्य में किया जाना है या जिसे पहले ही किया जा चुका है। इस विधि में प्रत्येक ऑपरेशन के बाद पोटेंशियल में बदलाव को ध्यान में रखते हुए अमोर्टाइज्ड लागत की गणना की जाती है। विधि। पोटेंशियल फंक्शन। सबसे पहले हम एक पोटेंशियल फंक्शन फाई को परिभाषित करते हैं जो डेल्टा स्ट्रक्चर की वर्तमान स्थिति को एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या नॉन नेगेटिव रियल नंबर से जोड़ता है। अमोर्टाइज्ड लागत। अमोर्टाइज्ड लागत की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है। अमोर्टाइज्ड लागत इक्वल्स टू वास्तविक लागत प्लस पोटेंशियल का परिवर्तन, जहां पर डेल फाई इक्वल्स टू फाई एच डैश माइनस फाई एच। यहां पर एच और एच डैश ऑपरेशन से पहले और बाद की स्थिति को दर्शाते हैं। पोटेंशियल परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल फंक्शन में परिवर्तन को हम डेल फाई से दर्शाते हैं जो कि ऑपरेशन से पहले और बाद के पोटेंशियल के अंतर को दर्शाता है। अगर डेल फाई सकारात्मक है तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन के बाद पोटेंशियल बढ़ गया है, और अगर यह नकारात्मक है तो इसका मतलब कि पोटेंशियल घट गया है। उदाहरण, डायनेमिक एरे में इंसर्शन। अब हम डायनेमिक एरे के उदाहरण पर पोटेंशियल मेथड का उपयोग करते हुए अमोर्टाइज एनालिसिस करेंगे। स्थिति। हमारा डेटा स्ट्रक्चर एक डायनामिक एरे है जिसकी शुरुआत में क्षमता 1 है। जैसे जैसे एरे भरता है इसकी क्षमता को डबल कर दिया जाता है। पोटेंशियल फंक्शन, हम पोटेंशियल फंक्शन फाई को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। फाई टी इक्वल्स टू भरे हुए स्थानों की संख्या माइनस 1/2 इंटू कुल क्षमता। यहाँ पर टी वर्तमान डेटा स्ट्रक्चर डायनामिक एरे की स्थिति है। विश्लेषण। इंसर्शन बिना रिसाइजिंग के। जब एरे में किसी नए तत्व को रिसाइजिंग के बिना इंसर्ट किया जाता है तब वास्तविक लागत बिग ऑफ n होती है और पोटेंशियल में थोड़ी वृद्धि होती है, अर्थात भरे हुए स्थानों की संख्या बढ़ जाती है। अमोर्टाइज लागत भी बिग ऑफ 1 होगी। रीसाइजिंग के साथ इंसर्शन। जब एरे को रीसाइजिंग करना पड़ता है तो हमें पुराने एरे के सभी तत्व को नए एरे में कॉपी करना होता है, जिससे वास्तविक लागत बिग ऑफ n हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल में भी वृद्धि होती है यदि अब एक एरे से अधिक खाली स्थान उपलब्ध हो गए हैं। तीसरा, कुल मिलाकर रीसाइजिंग की अमोर्टाइज लागत फाई के परिवर्तन के साथ बिग ऑफ 1 बनी रहती है, क्योंकि इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट का विभाजन किया जाता है, अर्थात लागत का विभाजन किया जाता है। पोटेंशियल मेथड। निष्कर्ष। पोटेंशियल मेथड के अंतर्गत हम डेटा स्ट्रक्चर की स्थिति पर आधारित पोटेंशियल फंक्शन का उपयोग करते हैं। यह मेथड अधिक जटिल हो सकती है, लेकिन यह हमें ऑपरेशन की लागत को अधिक सटीकता से वितरित करने की अनुमति देती है। पोटेंशियल मेथड विशेष रूप से तब उपयोग होती है जब हमें पता हो कि भविष्य में ऑपरेशंस के दौरान डेटा स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। इस मेथड के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लंबे समय में औसत लागत नियंत्रण में रहे। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस की प्रायोगिकता, अर्थात उसका उपयोग। अमोर्टाइज एनालिसिस का उपयोग विभिन्न डेटा संरचनाओं और एल्गोरिथम के लिए किया जाता है, जैसे कि डायनामिक एरे, जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, हैश टेबल, यहाँ जहाँ पुनः हैशिंग रीहैशिंग होती है, सप्लाई ट्री, डिसजॉइंट सेट। अमोर्टाइज एनालिसिस एल्गोरिथम के औसत प्रदर्शन को बेहतर ढंग से समझने का एक शक्तिशाली तरीका है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि महंगे ऑपरेशन का प्रभाव समग्र रूप से न्यूनतम हो।
एमोटाइज एनालिसिस के लाभ। एमोटाइज एनालिसिस एक शक्तिशाली तकनीक है जो एल्गोरिथम के औसत के समय जटिलता का मूल्यांकन करके मदद करती है। इससे कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। अधिक सटीक विश्लेषण। एमोटाइज एनालिसिस एल्गोरिथम के प्रदर्शन का औसत विश्लेषण प्रदान करता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब किसी एल्गोरिथम में कुछ ऑपरेशंस बहुत महंगे होते हैं लेकिन अधिकांश ऑपरेशन सस्ते होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि एल्गोरिथम की औसत लागत अधिक ना हो, भले ही कुछ ऑपरेशंस की लागत बहुत अधिक हो। वर्स्ट केस विश्लेषण से बेहतर। एमोटाइज एनालिसिस एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करता है जहां वर्स्ट केस विश्लेषण बहुत रूढ़िवादी हो सकता है। यह तकनीक एल्गोरिथम के औसत प्रदर्शन की अधिक यथार्थवादी तस्वीर पेश करती है, जिससे एल्गोरिथम की वास्तविक दुनिया में प्रभावशीलता का बेहतर मूल्यांकन किया जा सकता है। एल्गोरिथम की स्थिरता। एमोटाइज एनालिसिस के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि एल्गोरिथम समय के साथ स्थिर रहे, भले ही कुछ विशेष ऑपरेशन महंगे हों। इससे सिस्टम का समग्र प्रदर्शन स्थिर और पूर्वानुमेय बना रहता है। डिज़ाइन में सहायता। एमोटाइज एनालिसिस की मदद से डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम को इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है कि उनकी लागत, औसत केस जटिलता कम हो। यह डिज़ाइनरों को उन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है जो लंबे समय में लागत को कम करती है। सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग। चूंकि एमोटाइज एनालिसिस ऑपरेशंस की लागत को समय के साथ वितरित करने की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का बेहतर और अधिक कुशल उपयोग हो। यह विशेष रूप से उन सिस्टमों के लिए उपयोगी होता है जहां संसाधन सीमित होते हैं। एल्गोरिथम के व्यवहार को समझने में मदद। एमोटाइज एनालिसिस हमें एल्गोरिथम के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, खासकर तब जब एल्गोरिथम में कुछ ऑपरेशंस की लागत असमान होती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि एल्गोरिथम का औसत केस में कैसा प्रदर्शन करेगा, ना कि केवल खराब स्थिति में। निष्कर्ष। एमोटाइज एनालिसिस एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो एल्गोरिथम के औसत केस प्रदर्शन का विश्लेषण करने में सहायता करता है। यह न केवल एल्गोरिथम की औसत केस जटिलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि एल्गोरिथम का समग्र प्रदर्शन स्थिर और कुशल रहे। एमोटाइज एनालिसिस के नुकसान अर्थात डिसएडवांटेजेस। हालांकि एमोटाइज एनालिसिस एल्गोरिथम के औसत केस प्रदर्शन का विश्लेषण करने में कई लाभ प्रदान करता है, इसके कुछ नुकसान और सीमाएं भी हैं। वास्तविक वर्स्ट केस को नज़रअंदाज करना। एमोटाइज एनालिसिस औसत प्रदर्शन का ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कभी कभी वास्तविक वर्स्ट केस समय जटिलता को नज़रअंदाज किया जा सकता है। उन परिदृश्यों में जहां वर्स्ट केस समय जटिलता महत्वपूर्ण होती है, एमोटाइज एनालिसिस पर्याप्त नहीं हो सकता। प्रतिक्रिया समय में अनिश्चितता। चूंकि एमोटाइज एनालिसिस एक लंबे समय के औसत पर आधारित होता है, यह तुरंत प्रतिक्रिया समय की अनिश्चितता को जन्म दे सकता है। कुछ विशेष ऑपरेशन बहुत धीमे हो सकते हैं और यदि उन परिदृश्यों में समय महत्वपूर्ण हो तो यह समस्या बन सकती है। सही पोटेंशियल फंक्शन या मॉडल का चयन। पोटेंशियल मेथड में सही पोटेंशियल फंक्शन या अकाउंटिंग मेथड में सही क्रेडिट का चयन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। गलत फंक्शन या मॉडल चयन के कारण विश्लेषण गलत हो सकता है, जिससे एमोटाइज समय जटिलता का सही अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। व्यवहार में जटिलता। एमोटाइज एनालिसिस को समझना और लागू करना, विशेष रूप से पोटेंशियल और अकाउंटिंग मेथड, जटिल हो जाता है। इसके लिए विश्लेषण और गणना में अधिक प्रयास और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिकल परिदृश्य की सीमाएं। एमोटाइज एनालिसिस केवल तब प्रभावी होता है जब बड़ी संख्या में ऑपरेशंस की श्रृंखला का विश्लेषण किया जाता है। अगर ऑपरेशंस की संख्या कम है तो एमोटाइज एनालिसिस से प्राप्त परिणाम प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी नहीं हो सकते। असममित ऑपरेशन। एमोटाइज एनालिसिस असिमेट्रिक ऑपरेशंस के मामलों में कम प्रभावी होता है, जहां कुछ ऑपरेशंस अत्यधिक महंगे होते हैं और बाकी बहुत सस्ते होते हैं। ऐसी परिस्थिति में औसत केस जटिलता भ्रामक
हो सकती है। निष्कर्ष, एमोटाइज एनालिसिस के कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, लेकिन इसकी सीमाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यह केवल उन परिदृश्यों में प्रभावी होता है जहां औसत केस समय जटिलता महत्वपूर्ण है और वर्स्ट केस जटिलता से समझौता किया जा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि एमोटाइज एनालिसिस का उपयोग उचित परिदृश्यों में किया जाए और इसके परिणामों को समझने के लिए सावधानी बरती जाए। सारांश, एग्रीगेट मेथड कुल लागत का औसत निकालता है। अकाउंटिंग मेथड क्रेडिट असाइन करता है ताकि महंगे ऑपरेशनों को कवर किया जा सके। पोटेंशियल मेथड पोटेंशियल फंक्शन का उपयोग करता है जो डेटा स्ट्रक्चर की स्थिति को मापता है। इन सभी विधियों का उद्देश्य यही होता है कि एल्गोरिथम की औसत समय जटिलता का एक व्यवहारिक और सटीक अनुमान लगाया जा सके ताकि हम समझ सकें कि वह वास्तविक जीवन में कैसा प्रदर्शन करेगा। निष्कर्ष, एमोटाइज विश्लेषण एक उपयोगी तकनीक है जो हमें एल्गोरिथम की औसत केस समय जटिलता को समझने में मदद करती है। यह तकनीक हमें सुनिश्चित करने में मदद करती है कि भले ही कुछ ऑपरेशन महंगे हों, पूरे ऑपरेशन की श्रृंखला का औसत प्रदर्शन स्थिर या O ऑफ n के आसपास रहता है। एमोटाइज विश्लेषण के विभिन्न तरीकों जैसे एग्रीगेट मेथड, अकाउंटिंग मेथड और पोटेंशियल मेथड का उपयोग करके हम एल्गोरिथम के प्रदर्शन का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं डॉक्टर सिद्धार्थ चौबे, समन्वयक डॉक्टर JP पात्रा तथा सह समन्वयक मिस्टर शेष नारायण साहू के साथ व्याख्यान को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।